सबसे पहला चैप्टर बेटा नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आसान चैप्टर है। बाकी चैप्टर ऐसे नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। बाकी चैप्टर के अंदर टेक्निकलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ऑडिट के अंदर बढ़ती चली जाएगी। पहला चैप्टर आसान चैप्टर है, लेकिन वेटेज रखता है एग्जाम में, तो इसमें से कंफर्म आएगा ही आएगा। जहां भी बेटा मैं आपको क्यों बोलूं, जहां भी मैं आपको क्यों बोलूं, वो क्वेश्चन पक्का याद कर लेना आज ही। जहां भी मैं क्यों बोलता चलूं, 2 क्लास के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। आज की क्लास और कल की क्लास, फिर एक चैप्टर हमारा हो जाएगा, फिर हम दूसरे चैप्टर में मूव करेंगे। दूसरे चैप्टर पे मूव करने से पहले इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ समझे नहीं, लर्न होने चाहिए। ऑडिट के अंदर नंबर समझने से नहीं आते, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, लर्न करने से आते हैं। लर्न करके आपको पेपर में लिखना भी है। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑडिट की डेफिनेशन या ऑडिट का मीनिंग। जो सब्जेक्ट है उसका मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो फिर मामला नहीं बैठेगा बेटा। तो मीनिंग देख लीजिएगा, ऑडिट का मीनिंग क्या है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी आपसे पूछते हैं ऑडिट होता है क्या है, तो आप एग्जैक्टली वैसा ही याद करेंगे बेटा जैसा बुक के अंदर लिखा, डिट्टो सेम। लेकिन मैं बता दूंगा इसमें कहां कट करना है और कहां जोड़ना है। ऑडिट की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तुम बताओ, हम डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं? एक बच्चा बोलता जाए। हम बेटा इंडिपेंडेंट, हम किसी के दबाव में हैं। ऑडिटर खुला शेर की भांति होता है, वो दबाव में नहीं होता। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? किसी एंटिटी की। चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो, चाहे प्रॉफिट ना कमाती हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो और चाहे ना हो। इस लाइन को कर देना आप कट। उसका साइज, लीगल फॉर्म, वेदर सच एग्जामिनेशन, सीधा उठाना विद व्यू। हम वो एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे हैं विद व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। हम ऑडिट इसलिए करते हैं ताकि उस कंपनी के बारे में हम अपनी क्या दे पाए, ओपिनियन दे पाए, अपना नजरिया दे पाए, और उस रिपोर्ट के माध्यम से ओपिनियन दी जाती है। तो पूरा मीनिंग को आपको कैसे पढ़ना है? ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। बिना रुके फ्लो में इसको आपको 3-4 बार रिपीट करना है, क्योंकि पहला बेसिक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट है, एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन किसकी? बिजनेस एंटिटी की। चाहे वो बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है और चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। विद व्यू, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। क्या सभी बच्चों को याद होगी साथ के साथ बेटा? अरे यार, इतना तो मुश्किल भी नहीं था। क्या सभी को याद होगी साथ के साथ? चलिए बताइए भाई प्रशांत, फटाफट बता बेटा, ऑडिट की मीनिंग या ऑडिट का डेफिनेशन दे फटाफट, बिना रुके, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बस। गलत। एग्जामिनेशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कौन सी? हाँ, आगे विद व्यू। हाँ बेटे, गड़बड़ नहीं करनी, ऑडिट के अंदर समझना है और फिर लर्न करना है डिटो वैसे ही जैसे मैं कराऊंगा। विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। हम क्या करते हैं वहां पे? ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। हाँ भाई फटाफट, क्या नाम है इसका? दीपिका, बता भाई फटाफट। नहीं यार, गरिमा मिगलानी, फटाफट बताओ भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटे। हम्म, शाबाश। ये वर्ड जो विद व्यू है ना, ये बोलना आपको, विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग इन देयर ओन। इसमें कीवर्ड्स क्या है? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक कीवर्ड क्या है? ओपिनियन है। एक विद व्यू है, और एंटिटी चाहे जैसी मर्जी हो, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो और चाहे ना हो। मीनिंग हमारा क्लियर है बेटा। ये डेफिनेशन 3 टुकड़ों के अंदर है। अभी डेफिनेशन 3 टुकड़ों के अंदर है। फर्स्ट, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमारा हो गया। दूसरा, एग्जामिनेशन किसका होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों होता है? क्योंकि हमें उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है, और ऑडिट हर कंपनी के ऊपर लागू होती है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे ना है। मुझे फटाफट बताओ, क्या पहला पैराग्राफ में कोई दिक्कत? क्या फर्स्ट पैराग्राफ में दिक्कत? अगर नहीं है तो मैं आगे चलूं?
दूसरे पे क्यू मार्क कर लो बेटा, यहां पे क्यू मार्क करो। पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीड एनीबडी। ये हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं था, लेकिन एमटीपी में डाल दिया बेटा एक बार ये क्वेश्चन, और एक बार कोई क्वेश्चन एमटीपी में आ जाता तो एक या दो बार में फिर वो एग्जाम में भी आता है। तो ये क्वेश्चन एमटीपी में डाल चुका है इंस्टीट्यूट। कौन से पॉइंट ये बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रही, वो ट्रू एंड फेयर है? अब पूरी ऑडिट को पढ़ने का तरीका सुन लो। सबसे पहले, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन की डिमांड पता लग गई, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन की डिमांड पता लग गई, उसका आंसर 110% सही होगा। 90% बच्चे बेटा क्वेश्चन की डिमांड नहीं पकड़ पाते हैं, तो हमारा सारा क्वेश्चन आंसर लर्न करने पे नहीं होगा, हमारा सारा ध्यान होगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब क्वेश्चन आप खुद पढ़ें, वो पॉइंट टू बी एंश्योर। आप कौन से पॉइंट एंश्योर करेंगे ताकि ये पता लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रही? मिसलीड नहीं कर रही तो ये कैसे माना जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है? ऐसा कब माना जाए, कब हम अपनी सही रिपोर्ट बनाते हैं? तो उसके मुख्य मुख्य आपको पॉइंट बताने हैं। अगर रटना नहीं समझना पहले, अगर सारे बैलेंसेस एग्री कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, हर चीज का एक प्रॉपर एविडेंस है, और एविडेंस भी कैसा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सारी ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, सारी इंफॉर्मेशन को अनएम्बिगियस मैनर में क्लियरली बता रखा है, हर अमाउंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रखा है, प्रॉपरली क्लासिफाई कर रखा है, प्रॉपर डिस्क्लोज कर रखा है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है बिल्कुल राम राज्य ट्रू एंड फेयर व्यू। अब गधे दो टाइप के हैं, गधे दो टाइप के हैं। कुछ बच्चे इसको रटेंगे, लेजर बैलेंस एग्री, लेजर बैलेंस एग्री, लेजर बैलेंस एग्री, खत्म हो जाएंगे बेटा ऑडिट के पेपर में। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये डिमांड पकड़ लो क्या है, ये डिमांड पकड़ लो क्या है। आज की क्लास बेटा इसी के ऊपर है कि पूरी ऑडिट को पढ़ना कैसे, लर्न कैसे करना है। डिमांड थी, वो पॉइंट बताओ कैसे पता लगेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड कर रही है या नहीं कर रही। तो कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं करती? जब सब कुछ सही सही होगा। और सब कुछ सही सही कैसे होता है? जब सारे अमाउंट सही तरीके से शो कर रखे हो, सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा हो, सारी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करती हो, कोई भी चीज हिडन ना हो, कोई भी चीज छिपा ना कर रखी हो, और ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्शन आता हो, तो कह सकते हैं कि यही वो पॉइंट्स होते हैं। क्या बेटा इसको रटना पड़ेगा या मामला तुम्हारा सेट बैठ रहा है? कीवर्ड्स देख लो। पहले में कीवर्ड्स एग्री है, दूसरे में ऑडिट एविडेंसेस हैं, तीसरे में ट्रांजैक्शंस सारी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड यहाँ पे क्या कीवर्ड है, फोर्थ में इंफॉर्मेशन क्लियरली बता रखी हो, पांचवें पॉइंट में क्या है, प्रॉपर क्लासिफाई होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्राइब होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, और सिक्स्थ में कीवर्ड है ट्रू एंड फेयर। अब ये कीवर्ड नहीं बोलने, कीवर्ड पेपर में लिख के इनको अंडरलाइन कर देना, जैसे मैंने अंडरलाइन करे हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तुम्हें कोई भी 5 पॉइंट पेपर में मेंशन करने हैं। 6 बताओगे, 7 बताओगे, 8 बताओगे, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। 4 नंबर के क्वेश्चन में ऑडिट में 5 पॉइंट मैक्सिमम, लेकिन होम बुकिश लैंग्वेज के अंदर बुक के जिसके कीवर्ड्स मैच करते हो। फटाफट मेरे को एक बार रिवाइज करा दो, ऑडिट का मीनिंग क्या था? मैं रिवाइज करा देता हूं, कल अगर आपसे पूछूं तो फिर इस टाइप से अटकना नहीं है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल किसकी? ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। ऑडिट का मीनिंग खत्म। ये ऑडिट का मीनिंग 3 भागों में डिवाइडेड है। 3 भागों में कौन सा? पहला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, दूसरा इसमें हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, और तीसरा चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है और चाहे नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से पॉइंट आप कंसिडर करेंगे कि पता लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रही? बैलेंस एग्री करते हो, सारी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा हो, सारे एविडेंस सफिशिएंट ट्रू एंड फेयर हो, सारी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर डिस्क्लोज, प्रॉपर क्वालिफाई और प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा हो, और ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्शन आता हो, तो ये वो पॉइंट है जिससे पता लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रही। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको यहां से लेके यहां तक का सारा याद नहीं हुआ अब तक? फटाफट बताओ। सभी को याद हो गया? ठीक है जी, फटाफट याद करते जाना, आगे चलते जाना, याद करते जाना, आगे चलते जाना। और जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो जाए, आपकी ईएस की भी क्लास खत्म हो जाए, उसी टाइम इनको उठाना है, लिख लिख के देख लेना है। मेरी गारंटी है कि हम 40 क्लास के अंदर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपके दिमाग में होगी। ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है। ऑडिट के अंदर बस दिक्कत क्या है, हर स्टेप पे क्वेश्चन बनेगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताओ। अब तुम्हें 10 से नहीं मारने हैं, ऑडिट के पेपर में 10 से नहीं चल सकते। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 मार्क्स से ऊपर आएगा नहीं, तो 2 मार्क्स में आपको 2 ही पॉइंट बताने हैं। वो पॉइंट कौन से हैं? वैसे तो पॉइंट 4 दे रखे, लेकिन पेपर में तुम्हें 2 मेंशन करने हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। सी और डी का ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं, वो अलग पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा। और हर ऑडिट का 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या? एक तो हमें ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है,
और ओपिनियन में ये डिटरमाइन करना होता है, इस ओपिनियन के अंदर ये डिटरमाइन करना होता है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। फटाफट बताओ ऑडिट के ऑब्जेक्टिव। और उस ओपिनियन के अंदर ये भी डिटरमाइन करना होता है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो एक बात, सोच समझ के जवाब देना। क्या हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी है? क्या हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी की कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट कमाती रहेगी? क्या हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी है? शाबाश, ये केस स्टडी हमारी सॉल्व होगी बेटा। अगर हमने किसी कंपनी को बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा बताने के बाद किसी बंदे ने उस रिपोर्ट पे विश्वास करके उस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, भाई वो उस साल के लिए अच्छी थी, वो उस साल के लिए प्रॉफिट कमा रही है, ये हमने कहां लिखा कि वो आगे भी ऐसा ही प्रॉफिट कमाएगी? अगर अगले साल वो नुकसान में चलेगी तो ऑडिटर जिम्मेवार नहीं है। इसलिए साफ सुथरे खुले शब्दों में बता दे पूरी दुनिया को, हमारी रिपोर्ट गारंटी नहीं होती, एक ओपिनियन होती है। अगर कोई गारंटी मान के चलेगा तो अपना नुकसान करेगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा। ये पॉइंट बहुत मेन है, इसको पेपर में मेंशन कैसे करना है ये देख लीजिएगा एक बार, ये एक बार देख लो आप। द यूजर शुड नॉट एज्यूम, द यूजर शुड नॉट एज्यूम दैट ऑडिटर ओपिनियन एक एश्योरेंस है, एक गारंटी है कि फ्यूचर की वायबिलिटी है, कि कंपनी हमेशा ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करती रहेगी। द यूजर शुड नॉट एज्यूम, द यूजर शुड नॉट एज्यूम दैट ऑडिटर ओपिनियन इज एन एश्योरेंस, वो गारंटी है क्या एज टू द फ्यूचर के लिए वायबिलिटी है कि एंटरप्राइज जो कंपनी है वो हमेशा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करती रहेगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। लेकिन ध्यान दें, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में इसी पॉइंट का कोई लिंक नहीं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो ऑब्जेक्टिव तो दो ही होते हैं, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना और ये डिटरमाइन करना क्या वो ओपिनियन सही है या नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। मैं पूरा पेज याद करा चुका हूं मेरी तरफ से। अब पक्का याद तो भाई तभी होगा जब आप खुद याद करेंगे। पहला क्वेश्चन ऑडिट का मीनिंग और उसके पार्ट, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, तीसरा क्वेश्चन ऑडिट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फटाफट पेज पलट दो, फटाफट पेज पलटते जाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे 200 करवाऊंगा, ऐसे 200 कराऊंगा तो ये वहां कवर हो जाएगा। इसी बुक के, सॉरी इसी चैप्टर के लास्ट में ऐसे 200 है, हो सकता है हम आज की क्लास में करेंगे भी, तो ये वहां पे कवर होगा। स्कोप ऑफ ऑडिट पे क्यों मार्क करें? स्कोप ऑफ ऑडिट पे क्यों मार्क करें? मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, उस बात को आप बच्चों को सभी को कसम लगे कि वो आप अपनी बुक के पहले पेज पे, अपने रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लेना। हमें क्वेश्चन की डिमांड पता करनी है, आंसर नहीं रटना, आंसर तो बाद में समझेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो ऑडिट के अंदर जिंदगी भर परेशानी नहीं आएगी। तो हर चीज पढ़ते टाइम एनालिटिकल व्यू में देखा करो वो बात क्या बोलना चाह रहा है। फटाफट देखो, उसने कहा स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप का मतलब सोचो, क्या हम कितनी ऑडिट करेंगे? स्कोप हमेशा मतलब होता है बेटा कितना, हम कितनी ऑडिट करेंगे, हम कहां तक घुसेंगे, हम कितना डेप्थ में जाएंगे। अब ये तीन बातों में डिपेंड करता है। हम किसी कंपनी के कितने डेप्थ में जाएंगे डिपेंड करता है उनकी हमारे साथ क्या टर्म्स सेट हुई हैं, हमारा स्टैच्यूट, हमारा लॉ हमसे क्या डिमांड करता है, और हमारा आईसीआई इसके बारे में हमें क्या कहता है। तीन चीजों से हमारा स्कोप डिसाइड होता है। फटाफट बोलो, तीन चीजें कौन सी जिससे स्कोप डिसाइड होता है? सबसे पहले टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, हमारी उनके साथ बातें क्या हुई हैं। दूसरा, स्टैच्यूट की रिक्वायरमेंट क्या है। और तीसरा, आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट क्या है। लेकिन मेरा यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे, क्या हमारी टर्म्स स्टैच्यूट को क्रॉस कर सकती हैं? क्या हमारी टर्म्स स्टैच्यूट को ओवरटेक, स्टैच्यूट के अगेंस्ट जा सकती हैं? ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं कंपनी लॉ के अंदर भी पूछता था, क्या कंपनी लॉ का जो मेमोरेंडम है वो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट हो सकता है? सेम आपको भी बताना है कि हमारी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, किससे? स्टैच्यूट से। इसके इस क्वेश्चन पे होमवर्क लिखना और कल मुझे बताना कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, ये किस चीज के पॉइंट है, ये क्यों कंसीडर करने हैं। मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आपसे आंसर की डिमांड करूंगा। ये आपका होमवर्क है। नीचे वाले पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आस्पेक्ट टू बी कवर्ड, और फ्लैट पूछा जाता है, कोई घुमा के नहीं पूछा जाता। फ्लैट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द आस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अब पहले इस मुद्दे को पकड़ो, ये है क्या? ऑडिट के अंदर
तुम कौन से मोटे एस्पेक्ट कवर करते हो? तो साधारणतः जब भी कोई ऑडिट होती है तो उसमें क्या चेक करते हो? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एस्पेक्ट्स टू बी कवर, कौन से मुद्दे आप कवर करेंगे जब एक ऑडिट हो रही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसने ये नहीं पूछा एनवायरमेंट ऑडिट में कौन से कवर करोगे, इसने ये नहीं कहा फाइनेंशियल ऑडिट में कौन से कवर करोगे, इसने ये नहीं कहा रेवेन्यू ऑडिट में कौन से कवर करोगे। इसने वर्ड सिर्फ क्या लिखा है यहां पे? अरे बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? ऑडिट। इसका मतलब ये जो एस्पेक्ट है ये जनरल एस्पेक्ट हैं, नॉर्मली जो चेक होते हैं। जनरल का मतलब होता है बेटा नॉर्मली जो चेक होते हैं उसको जर्नल एस्पेक्ट बोलते हैं। फटाफट बिना देखे बता दो, रटना नहीं है, बिना देखे बता दो। दूसरा आपको एनालिटिकल माइंड इसमें क्या लगाना है सर? इसमें पॉइंट बताए इन्होंने, एक, फिर उसको डिफाइन किया, फिर दूसरा डिफाइन किया, फिर तीसरा डिफाइन किया, फिर चौथा डिफाइन किया, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। ऑडिट के अंदर कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम 4 नंबर का आता है। कई बार इस क्वेश्चन को बढ़ा के 6 नंबर का भी कर देते हैं, लेकिन 6 नंबर का रेयरली आपको मिलता है, नहीं तो 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिले, 6 हेडिंग दे रखी है, तो 6 हेडिंग के नाम और सिर्फ एक एक लाइन आपको डिफाइन करनी है, दिल करे तो। ऑडिट के अंदर एक चीज की गांठ बांध लेना, कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताना है। ये चिड़ होती है एग्जामिनर को ऑडिट के पेपर में, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, जितना आता उतना बोलना, बाकी छोड़ देना। सही कंटेंट लिमिटेड रूप में जितना उचित हो उतना ही बताना। अब मैंने ये नहीं कहा कि अगर किसी के बताने 6 पॉइंट है तो उसके 4 बताओ, श्रिंक नहीं करना जानबूझ के, लेकिन जानबूझ के एक्स्ट्रा भी नहीं डालना है। अगर आपने जैसे ही जानबूझ के एक्स्ट्रा डाला, 4 पॉइंट आपके सही और 4 पॉइंट आपने मर्जी से अपने पास से मिला के रख दिए, तो ये 4 इस 4 को ले बैठेंगे, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन जो एस्पेक्ट टू बी कवर है, ये पेपर में 5 नंबर तक का आ सकता है, इससे ऊपर की इसकी नहीं है औकात। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट, 5 नंबर 7 पॉइंट। सिर्फ पॉइंट भी अगर आपने रट लिए, बढ़िया तरीके से याद कर लिए, तो अंदर का मैटर भगवान भी चेक नहीं करेगा। सारे पॉइंट्स हेडिंग टिक 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 होंगे और आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेन चीज क्या है, कुछ बच्चे तो सारा दिमाग लगाते हैं कंटेंट के ऊपर, और कंटेंट दिमाग से हट ही जाता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करके इस हेडिंग्स को रिवाइज कर लेंगे, और हेडिंग अगर पक्की याद होगी तो एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। और एस्पेक्ट को याद करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन था ऑडिट के अंदर मेनली क्या कवर होगा। अब आप सोच के बताना, रटना नहीं। क्या ऑडिट के अंदर हम अकाउंटिंग सिस्टम चेक करते हैं? यस और नो? बोलते जाओ बेटा। उनके सर अकाउंट्स तो मेन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम पूरा चेक करेंगे। दूसरा, और उनके काम करने का जो सिस्टम है या जो उनका प्रोसीजर है, हम सिस्टम एंड प्रोसीजर भी चेक करते हैं। बिल्कुल सर। हम सर वहां पे जाके वाउचिंग भी करते होंगे। वाउचिंग फटाफट बताओ किसकी होती है? अरे गधे, ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस की, वाउचर की। ट्रांजैक्शन बैलेंस वर्ड बोलना जरूरी है, वाउचिंग होती है ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस की। फटाफट बताओ, क्या हम वहां जाके वेरिफिकेशन भी करेंगे? किस चीज की? वेरिफिकेशन होती बेटा एसेट एंड लायबिलिटी के। भाई ओ भाई मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ये वर्ड्स जो है रट लो। वेरिफिकेशन एसेट लायबिलिटी की होती है, वाउचिंग ट्रांजैक्शन बैलेंसेस की होती है। तो वहां जाके हमने अकाउंटिंग चेक कर ली, उनके सिस्टम प्रोसीजर चेक कर लिए। वाउचिंग नॉर्मली हम कवर करते हैं। वेरिफिकेशन में यहाँ बैलेंस शीट चेक होती है, ट्रांजैक्शन बैलेंस में पूरा P&L चेक हो जाता है। ये सारा चेक करने के बाद हम अपनी वहां पे क्या देते हैं, ओपिनियन देते हैं। और ये ओपिनियन बेटा हम ओरल देते हैं या रिटर्न के अंदर रिपोर्ट बनाते हैं? फटाफट बोलो। रिटर्न में क्या बनाते होंगे? रिपोर्ट। अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन समझ लिया तो 1 महीना नहीं, 1 साल बाद भी पेपर होंगे तो भी क्वेश्चन ऐसे याद मिलेगा कि सर ने बताया था नॉर्मली ऑडिट के अंदर क्या करते हैं। जो रटेगा फंसेगा। जाते अकाउंट चेक कर ली, सिस्टम प्रोसीजर चेक कर लिया, वाउचिंग कर ली, वेरिफिकेशन कर लिया, ओपिनियन बना ली, रिटर्न में रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दी। फटाफट हेडिंग देखिएगा। पहला हेडिंग है, हम वहां जाके अकाउंटिंग सिस्टम चेक करते हैं। अब कीवर्ड देख लो बेटा क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट हेडिंग के अंदर आपको अकाउंटिंग सिस्टम मेंशन करना है। सिस्टम के अंदर हम क्या चेक करते हैं, कंट्रोल। दूसरा पॉइंट, हम वहां पे अदर सिस्टम एंड प्रोसीजर को भी चेक करते हैं। हम वहां पे जाके वाउचिंग भी करते हैं, हम वहां जाके वेरिफिकेशन भी करते हैं। एक पॉइंट बेटा मेरा छूट गया था, हम लॉ की कंप्लायंस भी चेक करते हैं। हम लॉ की, ये मस्ट है, हम लोग जितने भी लॉज हैं उनकी कंप्लायंसेस हैं उसको भी चेक करते हैं। उसके बाद हम ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, और ओपिनियन हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट के माध्यम से उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताते हैं। तो यहां मामला किसका था, रिपोर्ट का। फटाफट बिना देखे बताओ कौन से पॉइंट आपने प्रिंसिपल एस्पेक्ट में कवर किए, फटाफट। फर्स्ट, अकाउंटिंग
दूसरा पॉइंट फटाफट। सिस्टम एंड प्रोसीजर भूलो मत। तीसरा वाउचिंग होगी ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस की। फोर्थ एसेट एंड लायबिलिटी की होगी। पांचवा शाबाश, ये पॉइंट में भूल गया था, लोग की कंप्लाइंस चेक करनी है। फिर दो पॉइंट फटाफट। बस खत्म हो गया मामला। हम यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ तक के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के कल हुआ मिलना चाहिए। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, ये जो क्वेश्चंस दे रखे बुक में, साथ में बता रखा है कौन सा किस एग्जाम में आया है। जैसे नवंबर 15 में 5 मार्क्स में आ गया, स्टेट द प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। फ्लैट क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट। आरटीपी में 18 में आया, स्टेट द प्रिंसिपल एस्पेक्ट। में 18 में फिर से आया, प्रिंसिपल एस्पेक्ट। प्रिंसिपल प्रिंसिपल एस्पेक्ट पूछ रखे, सीधे फ्लैट क्वेश्चन होता है। सारे हेडिंग्स मैंने आपको याद करने का तरीका सिखा दिया, मामला हो गया सेट। फटाफट चलो आगे। नया क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ऑडिट। क्यों मार्क करो। हर स्टेप पे क्वेश्चन ऑडिट के अंदर, हर स्टेप पे क्वेश्चन है। दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे, हर क्वेश्चन का एक अलग आंसर होगा। वो आंसर आपको टिप्स पे होना चाहिए। ऑडिट पास। उसने पूछा टाइप ऑफ ऑडिट। वैसे तो ऑडिट को कोई बेटा बांध ही नहीं सकता, इतने टाइप है कोई बता ही नहीं सकता। तो हमें अंदाजा कैसे लगाना कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। 4 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बेटा, ये पूछा है 4 या 5 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन कोई भी ऑडिट में नहीं होता। तो आपको डिटेल में थोड़ी जाना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट पूरी बताए, कनकरेंट ऑडिट पूरी बताए, ऐसा नहीं करना। ब्रॉड बता दो। ऑडिट दो टाइप की, एक वो जो लॉ ने रिक्वायर्ड कर रखी है, इसको बेटा कई बार बोलते हैं मैंडेटरी ऑडिट। इसको कई बार बोलते हैं क्या? मैंडेटरी ऑडिट। एक वो जो करवानी ही करवानी पड़ेगी, एक वो जो हम अपनी मर्जी से करवा लेते हैं। दो ब्रॉड टाइप बताओ ऑडिट के क्या है फटाफट। अब मैंडेटरी वो होती है जो एक्ट रिक्वायर करता है। तो जितने एक्ट के नाम याद हो अपने सारे बता देना। कंपनी एक्ट कहता है ऑडिट होनी चाहिए, बैंकिंग एक्ट कहता है बैंकों की ऑडिट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ऑडिट होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट होनी चाहिए, रिलीजियस एंड एक्ट बोलता है चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट होनी चाहिए, और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है टैक्स ऑडिट होनी चाहिए। एक्ट के नाम रटने नहीं, नॉर्मली इन एक्ट के नाम हमें पता होते हैं। मैंडेटरी ऑडिट का पॉइंट आए तो इन एक्ट को बता देना। बस कोशिश ये करना, कंपनीज एक्ट 2013 था, इनकम टैक्स एक्ट 1968 है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कौन सा है, बैंकिंग एक्ट 1949। अगर सन और याद हो जाए तो दी बेस्ट हो जाएगा मामला। फटाफट बताओ, क्या मैंडेटरी ऑडिट याद होगी? क्या मैंडेटरी ऑडिट याद हो गए? वॉलेंट्री ऑडिट बेटा क्वेश्चन नहीं बनता है। बाई चांस बन भी जाए तो इकट्ठे में इसके 2 पॉइंट बता देना आप। वॉलेंट्री ऑडिट होता है आप अपनी मर्जी से। जब कोई प्रोप्राइटरशिप या कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एचयूएफ अपनी मर्जी से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाता है, उसको वॉलेंट्री ऑडिट बोलते हैं। सर ऐसा लोग क्यों करवाते होंगे? ऐसा लोग क्यों करवाते होंगे? इसके लिए बेटा आपको ये थर्ड पॉइंट का ये पॉइंट याद कर लेना है। कोई भी लोन, कोई भी ग्रांट, कोई भी सब्सिडी बेटा सिर्फ उसी कंपनी को मिलती है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। तो अगर बेशक मेरे को लोन ही नहीं बोला, लेकिन मुझे लोन चाहिए, तो लोन बेटा उसी कंपनी को मिलता है, उसी फर्म को मिलता है, उसी प्रोप्राइटरी बंदे को मिलता है जिसके अकाउंट्स क्या होते होंगे? ऑडिट होते होंगे। तो एक मोटा रीजन होता है अकाउंट्स ऑडिट कराने का, क्या? मुझे लोन एंड ग्रांट चाहिए होती है। वैसे तो कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम अपनी मर्जी से करवाते हैं। मर्जी से करवाना क्या कहलाता है? वॉलेंट्री ऑडिट कहलाता है। क्या आपको टाइप ऑफ ऑडिट का मोटा मोटा फंडा समझ में आ गया? ये सर नो। अब एक बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये समझ लो कि उसका लेवल ही नहीं है, वो सी इंटर नहीं, वो गलती से पेपर में छाप गया। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन सी इंटर के लेवल का नहीं है, ये बहुत बेसिक निहायती और सेकंड क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है। उसने आपसे ये पूछ लिया, ऑडिट के फायदे बताओ। ऑडिट जो करवाई जाती है उसकी एडवांटेज बताओ। रियलिटी में बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए, ना ये आने के लायक। लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट कई बार मेहरबान होता है, क्योंकि कुछ ये भाई मई 2001 में उस टाइम बेटा पेपर पैटर्न और होता था, 8 नंबर का आया। मई 12 में 8 नंबर का आया। मई 15 में यही क्वेश्चन 5 नंबर का आया। 15 के बाद ये 5 साल हो गए बेटा, क्वेश्चन दोबारा दिखा नहीं, आरडीपी में आया लेकिन दोबारा नहीं आया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो भाई वास्तव में इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेटा करने का कुछ नहीं है। तुम बताओ ऑडिट के फायदे एक बंदे को होते हैं या सबको होते हैं?
अरे किसी की जांच करके अगर ये पता लग जाए वो कंपनी सही है या गलत है, उसका प्रॉफिट सही है या गलत है, उसकी कॉस्ट सही है या गलत है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसका फायदा सिर्फ सिर्फ उस बंदे को थोड़ी ना होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, शेयर होल्डर को भी फायदा होता है, इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। कोर्ट में जो झगड़े होते हैं वो सुलझ जाते हैं। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ऑडिट का कोर्ट की डिस्प्यूट से क्या लेना देना है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? ऑडिट का कोर्ट की डिस्प्यूट से कोई लेना देना है? अब बेटा ये बहुत सिंपल पॉइंट था, आपको एनालाइज कर लेना चाहिए था। किसी बंदे ने पीएफ कम दिया होगा अपने एम्प्लॉय को, ये कह के कि मेरा प्रॉफिट नहीं आया है, तो ऑडिट करके सही प्रॉफिट का पता लग जाएगा, तो डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाएगा। कई लोगों ने टैक्स कम भरा होगा, ये बोल के कि हमारा प्रॉफिट नहीं है, जब उसके अकाउंट्स की कोई सीए ऑडिट करेगा तो सही प्रॉफिट निकालेगा, सही प्रॉफिट निकालेगा तो टैक्स कम, अपना डिस्प्यूट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं कब? जब अकाउंट ऑडिट होते हैं, क्योंकि ऑडिट की रिपोर्ट को बेटा दुनिया मानती है। एक सीए के जब साइन होते हैं, जब रिपोर्ट बनती है, तो उसको चैलेंज नहीं करते जल्दी से कोई भी। इसलिए सारे डिस्प्यूट क्या होते हैं? रिजोल्व हो जाते हैं कब? जब ऑडिट की जाती है। तो मोटा मोटा बेटा इसमें 9 पॉइंट दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बिल्कुल भी आपको अंदर बाहर नहीं झांकना है, क्योंकि पेपर में आने के लायक ही नहीं, स्टिल आ जाए तो पॉइंट्स देख लो क्या क्या है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑडिट का पहला फायदा। एक डर बना रहता है, मोरल चेक होता है कि ऑडिट होगा, गलती नहीं करनी। टैक्सेस के डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट सारे सेटल हो जाते हैं। 2 सेटलमेंट है, टैक्स का सेटलमेंट, टी से ट्रेड का सेटलमेंट। वेस्टेज कितनी कहां हुई ये ऑडिट में पता लग जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बनाई नहीं बनाई ये ऑडिट में पता लग जाता है। अगर कोई कमी है तो उसको सुधार कैसे करना है, अप्रेजल कैसे करना है, ये ऑडिट का फायदा होता है। नया पार्टनर तभी आता है फर्म के अंदर, ऑडिट के अंदर, जब उसको लगता है कि कंपनी अच्छी है और वो ऑडिट रिपोर्ट पे विश्वास करता है। जितने भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लोन वगैरह मिलते हैं वो ऑडिट के बाद ही मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। तो ये ऑडिट के तमाम फायदे हैं। फटाफट ये 9 पॉइंट है बेटा, कोई भी 6 पॉइंट रिवाइज करा दो मुझे, सॉरी कोई भी 5 पॉइंट रिवाइज कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। ऑडिट के फायदे, फायदे नहीं बोलना, इसको बोलना है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। मैं फिर बोल दूं, बच्चों का क्वेश्चन है ना, तो मैंने इसके ऊपर क्यों लिखा और ना मैंने इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा, ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं होता। फटाफट बताओ एडवांटेज क्या क्या है, जल्दी जल्दी। शाबाश, इन्वेस्टर का जिसने फंड्स दिए थे उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया, उसको सुरक्षा मिल गई। और बताओ। 2 सेटलमेंट फटाफट थे, दोनों टी से थे, एक में क्या था? और बताओ। बुक्स प्रॉपर होगी, लाइसेंस तभी मिलेगा, लोन तभी मिलेगा, डिस्प्यूट सेटल हो जाएंगे। और भाई वेस्टेज जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी बेटा, पता लग जाएगा। काफी पॉइंट हो गए, मामला खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उस पे लिखो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। सी फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, इससे पहले बच्चों वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में सी फाइनल के लेवल का है। इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ना इस क्वेश्चन को रटा जा सकता, ना क्वेश्चन को लर्न किया जा सकता जब तक इसकी हम थ्योरी को पकड़ नहीं लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है? फटाफट बेटा मुझे इस लाइन का मतलब बताओ। इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट का मतलब क्या है? किसी बच्चे को पता हो तो इनहेरेंट क्या होता है? अब ध्यान से समझो, कोई बीच में बोलेगा नहीं, पूरा समझेगा, पूरा समझने के बाद इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली हम कैसे लर्न करेंगे वो सीखना है। फटाफट बताओ क्या हमारी मिड। हाँ जी, जी ठीक है जी। देखना एक बार बेटा, यहाँ इनहेरेंट का मतलब है, सभी बच्चे ध्यान दें, इनसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल, जन्मजात। किसी किसी बच्चे में आपने सुना होगा इनहेरेंट वीकनेस होती है, जैसे बेटा किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी की तो कुछ बेसिक कमियां होती हैं जो जेनेटिक चलती रहती है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको इनहेरेंट या इनसेपरेबल बोला जाता है। अब 2 पार्ट कर लो फटाफट, जल्दी मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या मुझे इसके लिए नई मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा या टाइम बचा हुआ है? कितना टाइम बचा हुआ है, जल्दी बताओ। है जी,
मैं एंड करके वापस जोड़ता हूं। तेरी माँ।